सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है। लॉर्ड एक्टन का ये जो कथन है, शायद ये हमें उन कानूनों पर सोचने को मजबूर करता है जो राज्य को कुछ एक्स्ट्रा पावर, असाधारण शक्तियां देते हैं। नमस्कार और स्वागत है इस खास विश्लेषण में। आज हम ऐसे ही एक कानून पर गहराई से बात करेंगे जो अक्सर चर्चा में रहता है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसे हम सब रासुका या एनएसए के नाम से जानते हैं। ये कानून सिर्फ करंट अफेयर समझने के लिए ही नहीं, बल्कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए तो खास तौर पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये गवर्नेंस, संविधान, मौलिक अधिकार, इन सब से जुड़े कई अहम सवाल खड़े करता है। और हमारी ये जो बातचीत है, ये इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक डिटेल्ड एनालिसिस पर आधारित है। अभी हाल में जैसे क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की इसी कानून के तहत हिरासत की खबर आई, तो ये फिर से सुर्खियों में आ गया। तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं गहराई से। हमारा मकसद है कि लासुका क्या है, इसका इतिहास कैसा रहा है, इसके नियम कायदे कैसे काम करते हैं, इस्तेमाल कैसे होता है, और हाँ, सबसे बड़ी बात, इसको लेकर इतने विवाद क्यों हैं। इस पर एक साफ तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और शुरू करने के लिए ये समझना जरूरी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 ये असल में एक निवारक निरोध कानून है, प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे कहते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन। हाँ, मतलब ये सरकार को अधिकार देता है कि वो किसी व्यक्ति को कोई ऐसा काम करने से रोकने के लिए हिरासत में ले ले जिसके बारे में लगे कि वो भविष्य में ऐसा कर सकता है। निवारक निरोध, ये कॉन्सेप्ट अपने आप में काफी अलग है हमारी सामान्य कानून व्यवस्था से। तो रासुका इसे कैसे देखता है, मतलब किन आधारों पर ये लागू होता है? हाँ, बिल्कुल अलग है। देखिए, रासुका जो 1980 का एक्ट है, ये केंद्र और राज्य सरकारों को ये पावर देता है कि वो किसी को हिरासत में लें। ओके। क्यों? ताकि उसे कोई ऐसा काम करने से रोका जा सके जो एक, भारत की रक्षा, डिफेंस के लिए खराब हो। 2, भारत के विदेशी शक्तियों के साथ जो संबंध है उनके लिए। 3, भारत की सुरक्षा, मतलब सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, उसके लिए नुकसानदेह हो। या फिर चौथा, पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने में दिक्कत पैदा करे, या जो जरूरी चीजें हैं, एसेंशियल सप्लाईज, उनको बनाए रखने में कोई अड़चन डाले। तो ये पावर सिर्फ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के पास ही है? नहीं, सिर्फ उनके पास ही नहीं। अगर ऑथराइज किया जाए तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम और पुलिस कमिश्नर भी एनएसए के तहत डिटेंशन का ऑर्डर दे सकते हैं। अच्छा, डीएम और पुलिस कमिश्नर भी? हाँ, पर सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये कि ये कानून प्यूनिटिव नहीं है, दंडात्मक नहीं है। मतलब इसका मकसद किए गए अपराध की सजा देना नहीं है। ओके। ये प्रिवेंटिव है, निवारक। कहने का मतलब है किसी को भविष्य में कुछ गलत करने से पहले ही रोकने की कोशिश। भविष्य के काम को रोकने के लिए हिरासत, ये आइडिया कहाँ से आया? मतलब इसकी जड़ें क्या हमारे लीगल सिस्टम में पुरानी है? हाँ, प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात तो हमने ब्रिटिश राज के टाइम से सुनी है। अक्सर पढ़ा है कि कॉलोनियल पीरियड में इसका इस्तेमाल होता था, वो पॉलिटिकल विरोध दबाने के लिए, है ना, खासकर लड़ाई वगैरह के टाइम पे। हाँ, आपने सही याद दिलाया। इसका इतिहास है और काफी लंबा है। आजादी के ठीक बाद 1950 में पहला प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट आया था। वो कई साल चला। फिर 1971 में आया मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। हाँ, मीसा का नाम तो बहुत सुना है, इमरजेंसी के टाइम वाला। बिल्कुल। इमरजेंसी 1975-77 में इसके मिसयूज के किस्से बहुत हैं। मतलब ये सिविल लिबर्टीज को दबाने का एक सिंबल बन गया था। और इसी वजह से जब जनता पार्टी सरकार आई तो 1978 में मीसा को खत्म कर दिया गया। अच्छा, उसे खत्म कर दिया गया। हाँ, लेकिन फिर 2 साल बाद ही 1980 में इंदिरा गांधी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए लागू कर दिया। कहा गया कि देश की सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर और जरूरी सेवाओं को बनाए रखने के लिए सरकार को पावर चाहिए। और ये भी कहा गया कि मीसा के अनुभव से सीखते हुए इसमें कुछ प्रोसीजरल सेफगार्ड्स, मतलब प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय डाले गए हैं। लेकिन वो मीसा की छाया और प्रिवेंटिव डिटेंशन के गलत इस्तेमाल का डर वो एनएसए के साथ शुरू से ही जुड़ा रहा है। तो ये प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय क्या है? अगर किसी को एनएसए में हिरासत में लिया जाता है तो फिर प्रोसेस क्या होता है और उस व्यक्ति के पास क्या राइट्स होते हैं? प्रोसेस ऐसा है कि डिटेंशन ऑर्डर जारी होता है, फिर उसे एक नॉर्मल अरेस्ट वारंट की तरह तामील किया जाता है। जो व्यक्ति हिरासत में लिया गया है उसे सरकार कहीं भी रख सकती है, किसी तय जगह पर। कहीं भी? मतलब और उसे एक राज्य से दूसरे राज्य में भी भेजा जा सकता है और उस पर सरकार की तय की हुई शर्तें लागू होती हैं। अब आते हैं सेफगार्ड्स पर। कानून ये कहता है कि जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया है उसे हिरासत के आधार, मतलब ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन, आमतौर पर 5 दिन के अंदर बताने होंगे। 5 दिन में? हाँ,
खास हालात में 15 दिन तक का टाइम मिल सकता है। और उस व्यक्ति को ये हक है कि वो डिटेंशन ऑर्डर के खिलाफ सरकार को अपना रिप्रेजेंटेशन दे, मतलब अपनी बात रखें। एक और अहम सेफगार्ड है एडवाइजरी बोर्ड, सलाहकार बोर्ड। इसमें हाई कोर्ट के जज होते हैं या जो जज बनने लायक हों। सरकार को 3 हफ्ते के अंदर मामला इस बोर्ड को भेजना होता है। 3 हफ्ते में? अच्छा। और बोर्ड को 7 हफ्ते में रिपोर्ट देनी होती है कि डिटेंशन के लिए पर्याप्त कारण हैं या नहीं। अगर बोर्ड कहता है कि पर्याप्त कारण नहीं है, तो सरकार को उस व्यक्ति को तुरंत छोड़ना पड़ता है। और मैक्सिमम कितने टाइम तक रख सकते? नॉर्मल हालात में मैक्सिमम 12 महीने, 1 साल। हालांकि सरकार चाहे तो पहले भी डिटेंशन खत्म कर सकती है। ये सुनने में तो ठीक लग रहे हैं सेफगार्ड्स, ग्राउंड्स बताना, रिप्रेजेंटेशन का हक, एडवाइजरी बोर्ड की समीक्षा। लेकिन यहीं पे मामला थोड़ा फंसता है ना? क्रिटिक्स तो यही कहते हैं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है उतने। क्या लिमिटेशंस है इसकी? बिल्कुल, और यही एनएसए के विवाद की जड़ है। लिमिटेशंस काफी सीरियस हैं और नॉर्मल क्रिमिनल जस्टिस से बहुत अलग। पहली और सबसे बड़ी बात, एडवाइजरी बोर्ड के सामने सुनवाई होती है ना, हाँ। उसमें हिरासत में लिए गए व्यक्ति को लीगल रिप्रेजेंटेशन, मतलब अपने वकील के जरिए बात रखने का अधिकार नहीं होता। ये नॉर्मल कोर्ट प्रोसीडिंग से बिल्कुल उल्टा है। ओह, वकील नहीं रख सकते? नहीं, बोर्ड के सामने नहीं। दूसरी बड़ी लिमिटेशन ये है कि सरकार पब्लिक इंटरेस्ट का हवाला देकर कुछ फैक्ट या जानकारी उस व्यक्ति को बताने से मना कर सकती है। मतलब उसे पता ही नहीं चलेगा कि असल में किस बिना पर उसे पकड़ा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उसे सारे कारण या सबूत पता ही ना चलें। अब इन दोनों चीजों का असर क्या होता है? अधिकारियों को बहुत ज्यादा डिस्क्रिशन, मतलब मनमर्जी की छूट मिल जाती है, और हिरासत वाले के लिए अपना बचाव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो गड़बड़ है। हाँ, पूरी प्रक्रिया काफी हद तक अपारदर्शी हो सकती है। जैसा कि डॉक्टर कफील खान के केस में हमने देखा भी, बाद में कोर्ट ने ही कहा कि डिटेंशन के ग्राउंड्स काफी नहीं थे। तो अगर किसी को, जैसे अभी सोनम वांगचुक के मामले में हुआ, एनएसए लगा दिया जाता है, तो उसके पास लीगली क्या रास्ते बचते हैं फिर? देखिए, लीगल रास्ते हैं, पर वो नॉर्मल क्रिमिनल केस से अलग हैं और थोड़े लिमिटेड भी। पहला तो, जैसा मैंने बताया, एक्ट के अंदर ही सरकार को रिप्रेजेंटेशन देना। ठीक है। दूसरा, एडवाइजरी बोर्ड की समीक्षा का इंतजार करना। अगर बोर्ड फेवर में फैसला दे तो रिहाई मिल जाती है। तीसरा, और शायद सबसे अहम रास्ता, वो है हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत या सीधे सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत हेबियस कॉर्पस रिट पिटीशन फाइल करना। हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण? हाँ, ये याचिका कोर्ट से कहती है कि वो देखे कि हिरासत कानूनी है या नहीं, कोर्ट डिटेंशन के ग्राउंड्स, प्रोसेस फॉलो हुआ या नहीं, सरकार ने अपनी पावर सही इस्तेमाल की या नहीं, ये सब देख सकती है। चौथा, वो व्यक्ति या उसके लोग सरकार से कह सकते हैं कि अब डिटेंशन जरूरी नहीं है, इसे रद्द कर दें। लेकिन यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये कि जब तक इन रास्तों से कोई राहत नहीं मिलती, चाहे बोर्ड से या कोर्ट से, तब तक एनएसए सरकार और अधिकारियों को ये एक्स्ट्रा पावर देता है कि वो उस व्यक्ति को बिना किसी फॉर्मल क्रिमिनल चार्जेस के और बिना खुली अदालत में सबूत पेश किए महीनों तक हिरासत में रख सकते हैं। ये वाकई में बहुत गंभीर बात है कि बिना चार्ज के इतनी लंबी हिरासत मुमकिन है। अच्छा, हाल के सालों में इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ देखा गया है? कोई खास तरह के मामलों में ज्यादा इस्तेमाल हुआ हो? हाँ, हाल के सालों में कई हाई प्रोफाइल मामलों में एनएसए लगा है और कुछ पैटर्न भी दिखते हैं। जैसे 2023 में वो वारिस पंजाब दे के लीडर अमृतपाल सिंह और उनके साथियों पर एनएसए लगाया गया। हाँ, उन्हें तो असम भेज दिया गया था। बिल्कुल, डिब्रूगढ़ जेल। ये मामला तो खैर नेशनल सिक्योरिटी और अलगाववाद से जुड़ा बताया गया, लेकिन इससे पहले 2017 में उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण पर भी एनएसए लगा था। उसको कई लोगों ने पॉलिटिकल आवाज दबाने की कोशिश माना था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद सरकार ने ऑर्डर वापस लिया और वो रिहा हुए। अच्छा, उनके केस में वापस लेना पड़ा था? हाँ, फिर 2020 में जब सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो खासकर यूपी में कई प्रदर्शनकारियों पर एनएसए लगा दिया गया। इसको भी क्रिटिक्स में कहा कि ये असहमति को कुचलने के लिए कानून का गलत इस्तेमाल था। एक और पैटर्न जो दिखता है वो है कुछ खास किस्म के अपराधों के लिए इसका इस्तेमाल, जैसे मध्य प्रदेश, यूपी जैसे राज्यों में गो हत्या के आरोपियों पर, या जिन्हें आदतन अपराधी हैबिचुअल क्रिमिनल्स कहते हैं, उन पर एनएसए लगाया गया। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या ये मामले वाकई नेशनल सिक्योरिटी के दायरे में फिट बैठते हैं? इन उदाहरणों से तो यही लगता है कि इसका दायरा बहुत फैला हुआ है, आतंकवाद, अलगाववाद से लेकर प्रोटेस्ट और सामान्य अपराधों तक। तो अब ये समझ में आता है कि इसको लेकर इतना विवाद क्यों है। आलोचना के मेन पॉइंट्स क्या हैं? विवाद की जड़ यही फैलाव और इस्तेमाल का तरीका है।
जो सिविल लिबर्टी ग्रुप्स हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, यहाँ तक कि कोर्ट्स ने भी टाइम टाइम पर एनएसए के मिसयूज पर गहरी चिंता जताई है। मेन क्रिटिसिज्म क्या है? पहला, फंडामेंटल राइट्स का हनन। आलोचक कहते हैं कि ये कानून आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आर्टिकल 22 गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा का उल्लंघन करता है, क्योंकि ये बिना नॉर्मल लीगल प्रोसेस के लंबी हिरासत की इजाजत देता है। दूसरा, अस्पष्ट और व्यापक आधार। जो ग्राउंड्स हैं डिटेंशन के, जैसे पब्लिक ऑर्डर या एसेंशियल सप्लाईज, ये काफ़ी वेग हैं, मतलब क्लियर नहीं है। इससे अधिकारियों को मनमाने ढंग से इस्तेमाल करने का मौका मिल जाता है। तीसरा, सेफ गार्ड्स का नाकाफी होना। जैसा हमने बात की, एडवाइजरी बोर्ड के सामने वकील ना होना, सरकार का जानकारी छुपा लेना, ये सब सेफ गार्ड्स को कमजोर करते हैं। सही। चौथा, पॉलिटिकल मिसयूज का डर। सबसे सीरियस इल्जाम यही है कि सरकारें इसे अक्सर अपने राजनीतिक विरोधियों या जो उनसे असहमत हैं या एक्टिविस्ट्स या खास समुदायों को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल करती हैं, असली नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के बजाय। जैसे वो डॉक्टर कफील खान वाला मामला। बिल्कुल, वो 2020 एक बड़ा उदाहरण है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिटेंशन ऑर्डर रद्द करते हुए बहुत तीखी बातें कही थी। और पांचवा, नेशनल सिक्योरिटी की परिभाषा को खींचना, जैसे गो हत्या या केरोसिन की कालाबाजारी जैसे मामलों में एनएसए लगाना। ये बहस खड़ी करता है कि क्या आप नेशनल सिक्योरिटी को इतना खींच रहे हैं? 2012 में तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद केरोसिन वाले केस में एनएसए डिटेंशन रद्द किया था, ये मानते हुए कि ग्राउंड सही नहीं थे। तो मामला फंसा हुआ है। हाँ, संक्षेप में कहें तो एक तरफ सरकारें हैं जो इसे नेशनल सिक्योरिटी और व्यवस्था के लिए एक जरूरी बुराई या जरूरी टूल बताती हैं। दूसरी तरफ आलोचक हैं जो इसे कठोर कानून, ड्रकोनियन लॉ या एक ऐसा हथियार मानते हैं जिसका गलत इस्तेमाल बहुत आसान है और जो अक्सर रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन के खिलाफ जाता है। यहीं वो अहम सवाल उठता है कि सिक्योरिटी और लिबर्टी, सुरक्षा और स्वतंत्रता, इनके बीच सही बैलेंस कहाँ है और कैसे बने। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर हम इसे समेटे तो रासुका यानी एनएसए एक बहुत ही शक्तिशाली प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून है। इसका इतिहास देखें तो मिला जुला रहा है। कभी घोषित उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल हुआ तो कभी इसके गलत इस्तेमाल के गंभीर आरोप भी लगे। जो बात इसे खास तौर पर विवादास्पद बनाती है वो है नॉर्मल जुडिशियल प्रोसेस और सेफगार्ड्स की कमी, जैसे एडवाइजरी बोर्ड के सामने वकील का ना होना या सरकार का पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर जानकारी रोक लेना। ये चीज़ें इसे नॉर्मल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से बिल्कुल अलग करती हैं। और हाँ, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे कानून स्टेट की पावर और नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स के बीच का जो नाजुक बैलेंस है उसे कैसे प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो एनएसए का मुद्दा असल में भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के दिल में बसी एक पुरानी बहस को दिखाता है। एक तरफ राज्य की सुरक्षा की जरूरतें और दूसरी तरफ नागरिकों के मौलिक अधिकार, खासकर आर्टिकल 21 वाला व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। एनएसए जैसे कानून राज्य को बहुत ज्यादा पावर देते हैं, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इन पावर्स के इस्तेमाल पर असरदार चेक्स एंड बैलेंसेस हों, नियंत्रण और संतुलन, ताकि मनमानापन या गलत इरादे से इस्तेमाल रोका जा सके। इसमें कोर्ट्स का रोल बहुत अहम हो जाता है फिर तो। हाँ बिल्कुल, न्यायपालिका की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा हमने चंद्रशेखर आजाद, डॉक्टर कफील खान या 2012 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में देखा। अदालतें ही अक्सर इन शक्तियों पर लगाम लगाने का काम करती हैं। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कानून तो अपनी जगह है, पर उसका इस्तेमाल कैसे होता है ये काफी हद तक उस वक्त की पॉलिटिकल प्रायोरिटीज और एडमिनिस्ट्रेटिव विल, मतलब प्रशासनिक इच्छा शक्ति पर भी निर्भर करता है, क्योंकि कानून में डिस्क्रिशन की, विवेक की काफी गुंजाइश छोड़ी गई है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो पॉलिसी और संवैधानिक मूल्यों पर सोचते हैं। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे कानूनों की आखिर जगह क्या होनी चाहिए? क्या जो मौजूदा सेफगार्ड्स हैं वो इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए काफ़ी हैं, या फिर हमें इंडिविजुअल लिबर्टी को बचाने के लिए और मजबूत एक्स्ट्रा सेफगार्ड्स की ज़रूरत है? ये सवाल शायद आगे भी बहस का मुद्दा बना रहेगा। अगर आपको राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पर इंडियन एक्सप्रेस के एनालिसिस पर आधारित हमारी ये गहरी पड़ताल पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी और अहम मुद्दे पर ऐसी ही डिटेल चर्चा चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपके सुझावों और सवालों का हमें इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।